classes. Now you are interacting with Chandan Jha, and in this part of the video we'll be covering the earth written by H.E. Bates. तो इसमें हम H.E. Bates के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा अर्थ लिखा गया। तो H.E. Bates जो है वो कौन थे देखते हैं। तो H.E. Bates का जो जन्म है वो 1905 में हुआ था और इनकी डेथ जो है 1974 में हुई थी। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो बॉर्न एट नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में हुआ था। वॉज वेल एक्वेंटेड विद इंग्लिश कंट्री साइड, कहते हैं इंग्लिश के जो कंट्री साइड देश के जो आसपास के भाग हैं उसमें जाने माने हुए ये लोग थे H.E. Bates। स्पेशली द पेजेंट्स हु लिव्ड देयर, खास करके जो वहाँ पे खेतीहर या किसान रहते थे उसी को पेजेंट्स कहा जाता है। तो स्पेशली द पेजेंट्स हु लिव्ड देयर, कहते हैं कि खास करके जो खेतीहर या किसान रहते हैं वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, कहते हैं जाने माने भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लेकिन कुछ कहते हैं समय के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किए। किसके रूप में काम किए? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होता है? जो पत्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखे हैं His first novel was published when he was only 21 years old, कहते हैं उनकी पहली उपन्यास तब प्रकाशित हुई थी जब वो मात्र कितने के थे? 21 years old थे, मीन्स 21 वर्ष के थे। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experiences in the Royal Air Force, कहते हैं कि उन्होंने जो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी एयरमैन के बारे में। एयरमैन तो जानती हैं जो खास करके जहाज़ों पे काम करते हैं, खास करके उनके एडवेंचर होते हैं, कैसे वो साहसिक तरीके से काम करते हैं, और ये सारा कुछ किया उन्होंने क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था रॉयल एयरफोर्स का, ठीक है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944, द पर्पल प्लेन 1947, द करेंडा ट्री 1949, द स्कारलेट सोर्ड 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958। कहते हैं यहाँ पर में उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें आपको ये सारे शामिल हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अभी तक तो आपने देखा कि क्या सब देखा है इसमें, कहाँ पे बॉर्न हुआ था, कहाँ पे जाने माने हुए लोग थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उन्होंने एक्सपीरियंस कहाँ से गैदर किया, उन्होंने किसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और इस तरीके से उनका पहला नॉवेल जो है वो कब पब्लिश हुआ था और उनके वर्क्स कौन कौन से हैं। अब जो नीचे में सबसे यहाँ पे सबसे जो नीचे यहाँ से जो दिया हुआ है ये वाला, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन। ये जो अर्थ को हम पढ़ेंगे बाद में जा करके, इसे एक इंग्लिश कंट्री साइड पे जो है सेट किया गया। सेट का मतलब वो जगह होता है जहाँ पे वो कोई चीज़ लिखी जाती है, कोई ड्रामा लिखी जाती है, कोई पोइट्री लिखी जाती है, किसी के ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। ये फिक्स भी होती है और फिक्स नहीं भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं जो एरिस्टोटल ने रूल दिया था कि भाई प्लेस फिक्स होना चाहिए, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने ऐसा नहीं माना, ठीक है। तो उसी को सेटिंग कहा जाता है, सेट कहा जाता है। तो जो अर्थ होते हैं ये इंग्लिश कंट्री साइड में लिखा गया था, और ये किसके ऊपर होते हैं, किसके बारे में होते हैं? तो फार्मर जॉनसन के बारे में होते हैं। फार्मर जॉनसन होते हैं, मतलब ये किसान होते हैं जॉनसन, उसके बारे में। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम बेंजी होते हैं। हु अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, मतलब कौन सिंपल माइंडेड पर्सन नज़र आता है? जो जॉनसन का बेटा बेंजी होता है वो इस स्टोरी में एकदम सीधा साधा सा पर्सन नज़र आता है, ठीक है। The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their home. आजकल भी ये चीज़ काफ़ी देखा जाता है। कहते हैं यहाँ पर में जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करती है, मतलब वर्णन करती है, बताती है, डिपिक्ट करती है किसके बारे में? तो जो माता पिता की जो लेजीनेस है, ठीक है, मतलब वो इतना एक्टिव नहीं होते अपने बच्चे के प्रति। एक तरफ तो माता पिता इनके क्या होते हैं कि लेज़ी होते हैं, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, दूसरी ओर क्या होते हैं जो उनका सीधा साधा भोला भाला दिमाग वाला जो बेटा होता है, सिंपल माइंडेड सन, वो चतुर बन जाता है, धूर्त धोखेबाज बन जाता है, कनिंग बन जाता है और स्वार्थी बन जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है।
इसलिए दे रखा है यहाँ पे ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, जो अंत में क्या करते हैं कि उन्हें घर से बाहर जो है वो निकाल देते हैं। जब आप इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे तो मैंने तो कई बार पढ़ा था, पढ़ाया भी था, लेकिन मैंने ये देखा कि जो चीज़ आज मॉडर्न में हो रहा है उसी चीज़ को इन्होंने कई बार जो है बताने के प्रयास किया है इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए एक बार और हम आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता देते हैं। तो शॉर्ट में आपको संक्षेप में बता देते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1905 में हुआ था, डेथ 1974 में हुई थी। सेंट्रल इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन में हुआ था और ये इंग्लिश कंट्री साइड में जाने माने हुए लोग थे, खास करके किसान के बीच में इनका काफ़ी ज़्यादा नेम और फेम था। ठीक है, पेजेंट्स के बीच में जाने माने हुए शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कुछ समय के लिए वो जर्नलिस्ट का भी काम किए थे। पहला नावल उनका मात्र 21 साल की उम्र में क्या हुआ पब्लिश हुआ था। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी एयरमैन और उनके एडवेंचर के बारे में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रॉयल एयरफोर्स में था। ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट जो वर्क्स थे उसमें फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में आया, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जैकरेंडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट सोर्ड 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ में 1958 में आया था। ये तो हो गया ऑथर के बारे में। अब जब ऑथर जो है अर्थ के बारे में क्या लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ को एक इंग्लिश कंट्री साइड में क्या किया जाता है, आपको सेट किया जाता है। ये जो आपका स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी, और ये आपका यहाँ पर में जो जॉनसन है जो एक फार्मर है और उनके जो बेटा बेंजी है उनके बीच में है। बेंजी कैसा रहता है, बिल्कुल सीधा साधा रहता है, बिल्कुल ठीक है, मतलब रहता नहीं है, दिखाई पड़ता है सीधा साधा, लेकिन होता नहीं है। तो फार्मर जॉनसन और उनका बेटा बेंजी होता है। ठीक है, और यह स्टोरी यह बताती है किस तरीके से पेरेंट्स एक तरह से लापरवाह या लेजी हो जाते हैं और दूसरी ओर उसका जो भोला भाला दिमाग वाला बेटा होता है उसकी कनिंगनेस, धूर्तता या चालाकीपन बढ़ती चली जाती है, उनकी जो स्वार्थीपन जो है वो बढ़ती चली जाती है, और अंत में यही चीज़ जो है क्योंकि माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस कारण से उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से माता पिता जो है इनको बेंजी बाद में छोड़ देते हैं, बाहर में जाके सड़क पर भी जाकर के छोड़ आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है हम इसको एंड करते हैं। अब तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको भारत इज़ माय होम से, जो जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे कि आखिर में जाकिर हुसैन जो है कौन थे। बहुत ही शॉर्ट में इस बुक में दिया हुआ, अगर आपको विस्तृत देखना है तो आपको गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितना आएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा, ये सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा, कई बार ऐसा होता है किसी में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि जाकिर हुसैन जो है क्या क्या थे। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैं जाकिर हुसैन देखेंगे आगे तो यहाँ फ्रीडम फाइटर भी थे, आपने फ्रीडम फाइटर तो याद किया होगा, लेकिन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट कई बार पूछ देता है कि फ्रीडम फाइटर तो थे ही, उसके साथ और क्या थे, तो आपके बुक में तो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी है, तो हो सकता है यही से प्रश्न पूछ दे, और ये एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसका एक एक लाइन की जो है हिंदी मीनिंग निकालेंगे, फिर ब्रीफली भी आपको एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1968। जो पहला वाला होता है ये आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, मतलब इतने ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया था 1897 में, और जो लास्ट वाला होता है ये डेथ का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो 1969 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये तो पता है कि डेथ ऑफ बॉर्न कब हुआ, तो 1897 में इनका जो है वो जन्म हुआ और 1969 में जो है डेथ हो गया। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। वॉज वन ऑफ आर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, ये क्या थे, तो हमारे बहुत सारे जो ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से एक थे। साथ ही साथ एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक जाने माने शिक्षावादी भी थे। क्या थे, जाने माने हुए, एमिनेंट मीन्स जाने माने हुए शिक्षावादी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन जो है 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले वो जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में क्या दे चुके थे, सेवा दे चुके थे।
ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले। अब ये जो स्टोरी है आपका भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट क्या होती है कि बहुत सी बड़ी कहानी होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट के लिख दिया जाता है, जिसको आपको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो भारत इज़ माई होम जो है एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। वो उनकी एक स्पीच से ली गई है। फ्रॉम द स्पीच ही गिव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति के पद पे शपथ लेने के बाद 1967 में दिया था, ठीक है। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain places himself to the service of the totality of India's culture. अपनी पहली जो स्पीच थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो अपने आप, तो इसमें हम शिगा नौया के बारे में जानते हैं, जिन्होंने कि द आर्टिस्ट लिखे हैं। तो शिगा जो नौया है, इनका जन्म 1883 में हुआ था और डेथ 1971 में हुई थी। ये एक जाने माने हुए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये कब के थे? तो 20वीं सदी के थे, राइटर ऑफ द 20th century. He wrote very sensitively about the people and their culture. उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव तो जानते ही आप, जो बहुत ही भावुक होते हैं, ठीक है, उस टाइप से जो है वो, या नाजुक भी कहा जाता है सेंसिटिव को, ठीक है। तो सेंसिटिवली तरीके से जो है उन्होंने अपने जो लोग थे और उनकी जो अपनी कल्चर थी, उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। The artist unfurls before us the world of the talented Japanese boys. आर्टिस्ट क्या करती है कि दुनिया के जो टैलेंटेड जो जापानीज बॉय है, उनमें से एक जो बॉय है जिसका नाम सिबाई है, इनके बारे में हमें जो है सामने बताती है, अनफर्ल करती है, उसके बारे में खोल के बताती है। It shows how the adult world often causes damage to such talents. और यह दिखाती है कि आजकल की दुनिया क्या कर रही है कि इस प्रकार के जो टैलेंट है वो किस प्रकार, उस टैलेंट को किस प्रकार से डैमेज करने का कारण बनती है। मतलब लोग आज दूसरे की टैलेंट को अंडर जजमेंट करते हैं, अंडर स्टेटमेंट करते हैं, और इस तरीके से बहुत लोगों की टैलेंट जो है वो ख़राब हो जाती है, उनको टैलेंट को नहीं पकड़ पाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ था इसमें शिगा नौया के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।